हे फ्रेंड्स, हिरोशिमा एंड नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये इतिहास के मानवता के ऊपर वो भयानक हमले हैं जिनके असर को आज तक वहाँ के लोगों के ऊपर देखा जा सकता है। और अगर आप इन अटैक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो हिरोशिमा एंड नागासाकी अटैक को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन अटैक से जुड़े हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया है। आज मैं इन अटैक्स को पहले मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हम अपने वीडियो में हिरोशिमा और नागासाकी अटैक से भी ज्यादा घातक न्यूक्लियर डिजास्टर द चेरनोबिल डिजास्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चेरनोबिल डिजास्टर असल में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 के गलत डिजाइन और उसे एक अनट्रेन्ड वर्कर के द्वारा ऑपरेट करने के कारण सैटरडे 26 अप्रैल 1986 को हुआ। प्रिपियात सिटी के नजदीक हुए इस इंसिडेंट को कॉस्ट और कैजुअलिटीज दोनों ही टर्म्स में इतिहास के द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर की तरह कंसीडर किया जाता है। साथ ही यह इंसिडेंट उन दो न्यूक्लियर एनर्जी एक्सीडेंट्स में से भी एक है जिन्हें इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर 7 रेटिंग यानी द मैक्सिमम सीवियरिटी रेटिंग दी जाती है। दूसरी सेम रेटिंग पाने वाला इंसिडेंट जापान का फुकुशिमा दाइची 2011 न्यूक्लियर डिजास्टर है, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस हादसे में करीब 5 लाख कर्मचारियों की मौत हुई और करीब 18 बिलियन सोवियत रूबल्स यानी 1755 करोड़ 77 लाख 79,657 रुपए का नुकसान हुआ। इस एक्सीडेंट की शुरुआत RBMK टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर के सेफ्टी टेस्ट के दौरान हुई, जो उस समय सोवियत यूनियन में कॉमनली यूज किया जाता था। ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जा रहा था ताकि इलेक्ट्रिकल पावर्स की शॉर्टेज के दौरान भी रिएक्टर को ठंडा करने के लिए वाटर सर्कुलेशन को इलेक्ट्रिकल जनरेटर से मेंटेन किया जा सके, क्योंकि पावर की एब्सेंस में होने वाला ये 1 मिनट गैप एक पोटेंशियल सेफ्टी प्रॉब्लम था जो न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर को ओवरहीट कर रहा था। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए 1982 तक 3 ऐसे ही टेस्ट को कंडक्ट किया गया, पर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। पर क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी था, इसलिए चौथा अटेम्प्ट भी लिया गया जिसमें करीब 10 घंटों का समय लगा। इतने लंबे समय तक टेस्ट के चलने का रिजल्ट ये निकला कि एक अनप्रिपेयर्ड ऑपरेटिंग शिफ्ट ऑन ड्यूटी हो गई। इस इलेक्ट्रिकल टेस्ट के दौरान रिएक्टर की पावर को प्लान्ड तरीके से कम किया जाना था, लेकिन सडनली ये पावर कम होकर एकदम 0 लेवल पर चली गई। अनट्रेन्ड स्टाफ की प्रेजेंस के कारण वो इस पावर ड्रॉप आउट को कुछ हद तक ही संभाल पाए, जिसके कारण रिएक्टर पोटेंशियली अनस्टेबल कंडीशन में चला गया। अनट्रेन्ड स्टाफ ने ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के दौरान इस मिस्टेक को मेंशन नहीं किया, इसलिए ऑपरेटर्स भी इस इलेक्ट्रिकल टेस्ट को आगे कंटिन्यू करते रहे। टेस्ट के कंप्लीशन पर ऑपरेटर्स ने रिएक्टर को शटडाउन फेज में डाल दिया, पर क्योंकि पावर ड्रॉप आउट की समस्या पहले ही हो चुकी थी, रिएक्टर नंबर 4 के डिजाइन की गड़बड़ी ने अब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को छेड़कर समस्या को और बढ़ा दिया। इन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के कारण अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अचानक से रिलीज हो गई, जिसने ऑलरेडी सुपर हीटेड कूलिंग वाटर को वेपोराइज कर दिया, जिसकी हाईली डिस्ट्रक्टिव स्टीम ने रिएक्टर के कोर को रप्चर कर दिया। रिएक्टर के कोर में डैमेज होने के कारण उसमें आग लग गई, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन USSR वेस्टर्न यूरोप स्पेशली बेलारूस के 16 किलोमीटर एरिया तक लगभग 9 दिनों तक प्रेसिपिटेट कर गई, जिसमें करीब 70% एरिया लिविंग एरिया था। रेडियो कंटेमिनेशन और रेडिएशन के एटमॉस्फेयर में बढ़ते हुए लेवल से आसपास के लोगों को बचाने के लिए 10 किलोमीटर तक के रेडियस वाले एरिया को एक्सीडेंट के 36 घंटों बाद एक्सक्लूजन जोन घोषित कर दिया गया। उस दौरान प्रिपियात से पहले करीब 49,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया और बाद में 68,000 लोगों को। एक्सक्लूजन जोन की रेडियस को भी करीब 30 किलोमीटर तक कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन हार्मफुल कंटेमिनेशन और रेडिएशन से बचाया जा सके, क्योंकि चेरनोबिल डिजास्टर के वर्स्ट हिट एरियाज में आयोनाइजिंग रेडिएशन लेवल को करीब 5.6 रोंटेगन्स पर सेकंड कैलकुलेट किया गया। जहां रिएक्टर के एक्सप्लोड करने के कारण 2 ऑपरेटिंग स्टाफ की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं
134 स्टेशन स्टाफ और फायरमैन को एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के कारण हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, क्योंकि उनकी बॉडी ने आयोनाइजिंग रेडिएशन को बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया था। इन 134 लोगों में से 28 लोगों की 1 महीने के अंदर ही मौत हो गई। वहीं 14 लोगों में अगले 10 सालों के अंदर होने वाले रेडिएशन कैंसर के सिम्टम्स देखे गए। इस पूरी घटना के पीछे के कारणों को जानने के लिए IAEA ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी एडवाइजरी ग्रुप क्रिएट किया, जिसने चेरनोबिल दुर्घटना पर 1986 में INSAC 1 और 1992 में INSAC 7 रिपोर्ट जारी की। INSAC 1 रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट के पीछे का मेन कॉज ऑपरेटर्स के एक्शंस थे। वहीं INSAC 7 के मुताबिक इस एक्सीडेंट के पीछे रिएक्टर का डिजाइन रिस्पॉन्सिबल था। अपनी इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर सोवियत गवर्नमेंट ने 1987 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर एनोटली दयात्लोव पर क्रिमिनल ट्रायल चलाया, जिसमें उन्हें एक्सप्लोजिव एंटरप्राइजेस की मिसमैनेजमेंट के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई। चेरनोबिल इंसिडेंट के दौरान रिलीज हुए हार्मफुल रेडियो न्यूक्लाइड्स में 4 सबसे खतरनाक रेडियो न्यूक्लाइड्स थे: आयोडीन 131, सीजियम 134, सीजियम 137 और स्ट्रोंशियम 90, जिनका हाफ लाइफ पीरियड था 8.02 डेज, 2.07 ईयर्स, 30.2 ईयर्स और 28.8 इयर्स। शुरुआती रिसर्च में ये अनुमान लगाया गया कि आयोडीन 131 का कम हाफ लाइफ पीरियड इसे बाकी रेडियो न्यूक्लाइड से कम हार्मफुल बनाता है, पर फाइनल रिपोर्ट में आयोडीन 131 का सबसे लंबा और सबसे सीवियर हेल्थ इफेक्ट देखा गया। ह्यूमंस तो इस हादसे से अफेक्ट हुए ही, साथ ही इस इंसिडेंट का हमारे एनवायरनमेंट पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जैसे कि प्रिपियात रिवर, जिसका पानी उस समय उस एरिया के 2.4 मिलियन रेजिडेंट्स को पहुंचता था और यूरोप के वन ऑफ द लार्जेस्ट सरफेस वाटर सिस्टम को बनाता था, रेडिएशन के इम्पैक्ट के कारण डिप्लीट हो गया। इस रेडिएशन का असर डोमेस्टिक एनिमल्स में भी देखने को मिला, जिनकी आने वाली जनरेशन डेफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुई, जैसे कि कुछ की आंखें नहीं थी, किसी के एक्स्ट्रा लिम्ब ग्रो हुई थी, कुछ के शरीर के हिस्से मुड़े हुए थे। एनिमल्स के साथ साथ दुर्घटना के हार्मफुल कंटेमिनेट्स ने चेरनोबिल के पास के पाइन फॉरेस्ट को या तो रेडिश ब्राउन बना दिया या फिर खत्म कर दिया, जिसके कारण आज इस जगह को रेड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चेरनोबिल इंसिडेंट तो हो चुका था, पर इस इंसिडेंट के कारण पैदा हुए कचरे को हटाने की जरूरत थी, जिसके लिए कुछ 5000 कर्मचारी और रोबोट्स की हेल्प ली गई। सभी कर्मचारियों को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने वाले सूट से लैस किया गया था, बट ये रेडियो कंटामिनेट्स इतने पावरफुल और रिएक्टिव थे कि इन्होंने रोबोट्स के इलेक्ट्रिकल बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज कर दिया था। रिएक्टर के मलबे को क्लियर करने के बाद अब बारी थी सार्कोफेगस को बनाने की, ताकि इस रेडियो कंटामिनेशन को एक पर्टिकुलर रेंज तक कैप्चर किया जा सके, क्योंकि रेन वाटर और एनिमल्स इन कंटामिनेट्स को बहुत सी अलग अलग जगहों में पहुंचा सकते थे। इसलिए 20 मई 1986 को सार्कोफेगस की कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया गया, जिसने रेडिएशन से भरे इस पूरे रीजन को कैप्चर कर लिया। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की कैटेगरी में हुए इस द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्सीडेंट के इम्पैक्ट को कम तो नहीं किया जा सकता था, पर इस डिजास्टर के कारण जनरेट हुए लॉस को कुछ हद तक संभालने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 1991 में द चेरनोबिल ट्रस्ट को फॉर्म किया, ताकि चेरनोबिल हादसे के विक्टिम्स की मदद की जा सके। तो दोस्तों, ये था द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर एक्सीडेंट, द चेरनोबिल डिजास्टर, जिसने हम सभी को ये मैसेज दिया कि लापरवाही किस हद तक तबाही मचा सकती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।